जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। कल से एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी साहब का। उम्मीद है आपने वो बयान सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता, सैयद अरशद मदनी साहब की कुछ चिंताएं हैं और कुछ उन्होंने बातें कही जो सच प्रतीत होती हैं, और यकीनन ये चिंता का विषय है। इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि ये स्थिति आई क्यों। मुसलमान भारत के अंदर एक अलग थलग जीव की तरह क्यों हो गया है, वो एक अछूत बन गया है। मुसलमान का नाम लेने से पार्टियां कतराने लगी हैं, लीडर कतराने लगे हैं, उनके हक की बात करने से कतराने लगे हैं। तो ये चिंता का विषय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वहाँ पर विधायक, सांसद और कोई मंत्री मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के पास नहीं है। एक तरह से मुस्लिम विहीन कैबिनेट और मुस्लिम विहीन सांसद और विधायक सत्तारूढ़ पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सबके सामने है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ बातें कही जिनका विश्लेषण करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत का जानना, या यूँ कहें बीमारी का जानना और उसका इलाज करना, या इलाज करने से पहले बीमारी का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ठीक से इलाज हो सके। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने हवाला दिया कि लंदन के अंदर एक खान मेयर बन सकता है, न्यूयॉर्क के अंदर ममदानी एक मुसलमान मेयर बन सकता है, तो भारत के अंदर क्यों नहीं? और भारत के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन पाता, और अगर बनता है तो आपके सामने आजम खान का केस सामने है। यह बयान प्रथम दृष्टया काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखने को भी मिल रहा है। इससे भी मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरी कोई इसमें दो राय नहीं है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अभी फिल वक्त अछूत की बनी हुई है, अनटचेबल की बनी हुई है। लेकिन जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि लंदन की में मेयर मुसलमान बन सकता है, न्यूयॉर्क में बन सकता है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? और आज़ादी के बाद से सभी पार्टियां मुसलमानों के साथ ये बिहेव करने पर लगी हुई। मदनी साहब और इस बात को, इन बयान को से एग्री करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भारत आज की स्थिति जो है वो भी आपके सामने है, और पूर्व में यही सब स्थिति थी। उसकी मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं। भारत में प्रधानमंत्री का पद छोड़कर जितने भी कैबिनेट में मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, या और अन्य मंत्रालय हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या कुछ राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के राज्यपाल, और बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर के मुसलमान विराजमान रह चुका है भारत के अंदर। और सर्वोच्च पद जो भारत का है, राष्ट्रपति, उस पर तीन तीन मुसलमान रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर के, जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, और
चौधरी फखरुद्दीन अली अहमद जो गुर्जर समाज से थे वो राष्ट्रपति बने, जिनके समय में इमरजेंसी लगाई गई 1975 में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि एक मुसलमान थे। तो ये बात कह देना कि भारत के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, जो अमेरिका और में लंदन में जो हो रहा है, तो ये सरासर बात गलत है। इसका मैं समझता हूँ मदनी साहब ने भी, और जो इन बातों को से एग्री करते हैं उनको भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति हमेशा से रही है। आज चूंकि जिस पार्टी की केंद्र और काफ़ी राज्यों में सरकार है और लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं, जैसा कि अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव हुआ और एनडीए की बड़े भारी बहुमत से सरकार बनी, उन्हीं के विधायक और सांसद चुने गए। भारतीय जनता पार्टी मैं आपको बता चुका हूं, वो चाहे केंद्र की सरकार में या राज्यों की सरकार में मुस्लिम विहीन सत्ता को कर चुके हैं। और सिर्फ मुस्लिम विहीन ही मत कहिए इसको कि भाई मुसलमान आज कोई भी जीत नहीं सकता, बन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के सामने आज के समय में जीत के टोटे पड़े हुए हैं। अब मुसलमान के सामने इससे ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ ये कह देना कि आज के टाइम में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, ये सरासर गलत है। जो एक पार्टी और एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रमोशन भी होते हैं और उनको मलाईदार पद भी मिलते हैं, उनको लोग भी भरपूर वोट दे रहे हैं। और ये भी एक अलग बात है कि गड़बड़ी के भी आरोप उन पर लगते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है मैं जानना नहीं चाहता, आप उसका एनालिसिस खुद करिएगा। अमेरिका में, लंदन में डेमोक्रेसी है और वहाँ पर वोट धर्म जाति के नाम पर नहीं पड़ा, इसलिए लंदन से खान नासिर अली मेयर बन जाता है और जौहर ममदानी न्यूयॉर्क से बन जाता है। वो मुस्लिम मेयर नहीं बने और नहीं उन्होंने वहाँ पर क़यादत की आवाज़ उठाई कि हम क़यादत के लिए सब कर रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए या कोई बहुत सारे अलग अलग पार्टियों से लड़ने वाले या निर्दलीय लड़ने वाले हमारे मुस्लिम, और मुस्लिम ही नहीं किसी भी धर्म से लड़ने वाला, अब आज के समय में धार्मिक राजनीति हावी हो चुकी है, राजनीति पर धर्म हावी हो चुका है और वो अपने धर्म और जात के नाम से वोट मांगता है। और जिसकी जितनी संख्या अधिक होती है, जो संख्या में मैक्सिमम होते हैं, उनकी जीत हो रही है, जो कि एक गलत बात है। ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। इस धर्म और जाति की राजनीति में जो काबिल लोग होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और जिन लोगों का बहुमत होता है उस जाति और धर्म का, वो जीत जाते हैं, चाहे वो नाकाबिल भी हो। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि ममदानी और नासिर ने वहाँ पर धार्मिक नाम से वोट नहीं मांगे, इसलिए उनकी जीत हुई। अगर वो भी वहाँ पर धर्म के नाम से वोट मांगते, क़यादत को मजबूत करने की बात करते, तो यकीन मानिए उनकी जमानत नहीं बचे थी। तो भारत में राजनीति करने वाले किसी भी मुस्लिम, ख़ास तौर से मुस्लिम, करनी तो किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम तो इस राजनीति में सफल कभी हो ही नहीं सकता। अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी जगह का हो, अगर कोई पाकिस्तान में हिंदू उम्मीदवार खड़ा हो और वहाँ पर वो हिंदुत्व की बात करे, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करेगा, तो क्या जीत जाएगा? भारत के अंदर अगर कोई मुस्लिम क़यादत की बात करेगा, मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, शरीयत की बात करेगा, तो क्या वो जीत जाएगा? ये इस पर गहनता से विचार होना चाहिए। मैं मदनी साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के साथ आपके साथ बात करने के लिए बैठा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन जिन लोगों को नागवार गुजरे वो पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें और थोड़ा विचार करने के बाद कमेंट करें। मदनी साहब को बड़ी चिंता है कि मुसलमानों की यह स्थिति क्या है। मुसलमान भारत में जीत नहीं रहा, मुसलमानों के साथ ये हालात हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है और उनको किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर तक बनने का मौका नहीं मिलता। तो मदनी साहब, ईमानदारी से आप भी अवलोकन करिए, आपके चाहने वाले भी अवलोकन करेंगे और ये भारत की राजनीति और यहाँ के विद्वान और दबे कुचले लोग भी इस पर जरूर ध्यान देंगे। आपका संगठन है जमीयत उलेमा-ए हिंद, जो काफ़ी पुराना संगठन है, आज़ादी से पहले का संगठन है और संघ से भी करीब 6 साल पुराना संगठन आपका है। संघ
आरएसएस जो है 1925 में वजूद में आया और आपका जमात उलेमा हिंद 1919 में वजूद में आ गया था नवंबर में। और आपके दादा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हुसैन अहमद मदनी, अच्छे काबिल व्यक्ति थे, कोई शक और शुबा नहीं है, अच्छे दीनदार व्यक्ति थे। 1940 में, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं ठीक हूँ, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, 1940 में जमात उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1976 के करीब शायद, या 1974 में, मौलाना अरशद मदनी के बड़े भाई मौलाना असद मदनी साहब, जो हुसैन अहमद मदनी साहब के साहबजादे थे, बड़े बेटे थे, वे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जिनका इंतकाल 2006 में हुआ और वो ताउम्र इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शायद। और 2006 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनके बाद उनके बड़े उनके भाई, उनके छोटे भाई, मौलाना अरशद मदनी के छोटे भाई अरशद मदनी साहब, और महमूद मदनी साहब के वालिद साहब थे मौलाना अरशद मदनी। तब अरशद मदनी यानी कि असद मदनी के छोटे भाई अरशद मदनी जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2006 में। इच्छाएं मौलाना महमूद मदनी साहब की भी बहुत सारी थी, क्योंकि बाप की विरासत बेटों को मिलती है, ऐसा चलन है। वो अलग बात है कि ये विरासत वो नहीं जो बेटे को ही मिलेगी, ये संगठन की विरासत होती है, ये जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये विरासत उन लोगों की होती है, ना कि बाप की बेटे को जाएगी, ये विरासत है। यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग कंफ्यूज हैं, वो चाहे पार्टी के मामले में हो, चाहे किसी इदारे के मामले में हो, या किसी संगठन के मामले में हो। लोगों का मत था अरशद मदनी साहब बने थे, तो जो महमूद मदनी गुट था या उनको चाहने वाले लोग थे, तो उनका तर्क ये था कि बाप की विरासत बेटों को आती है, और असद मदनी के बेटे महमूद मदनी हैं, उनको ये पद मिलना चाहिए। और इसी उठा पटक के बीच अरशद मदनी साहब जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे 2006 में। जमात में रस्सा कसी चलती रही, नुक्ताचीनी होती रही, और हाल ये हुआ कि 2008 में दिल्ली के अंदर जो जमीयत का हेड क्वार्टर है, उनका जो दफ्तर है, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ भी था। अधिकतर लोग नहीं जानते क्या हुआ था, लेकिन बहुत कुछ हुआ था। सिर्फ उटव्वल हुई थी, लाठियाँ और डंडे उठे थे, और इसी एक ही संगठन के दूसरे गुट के अध्यक्ष बन गए थे मौलाना महमूद हसन मदनी साहब, जो असद साहब के बेटे थे। एक ही संगठन का, शायद मैं पुराने संगठन की बात कर रहा हूँ और बड़े संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा पहला संगठन मुझे दिख रहा है मेरी नॉलेज में, या ऐसी कोई पार्टी इस वक्त, ऐसा कोई पहला संगठन मैं देख रहा हूँ जिसके दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 2008 से अब तक, और एक ही परिवार से हैं। इतनी जिज्ञासाएं कहाँ से खड़ी हुई कि अपने बड़े का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पद के इस्तीफा या उनकी मृत्यु तक का भी इंतजार नहीं कर सकते। बनने तो आप ही थे, आप ही के परिवार से बनने थे, जो माहौल आज के टाइम में बनाया हुआ है। तो 2008 से एक ही परिवार से, एक ही संगठन के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब में, और उनके शुभ चिंतक, बड़ी माजरत के साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, एक सवाल आपके बीच छोड़ना चाहता हूँ। अरशद मदनी साहब की चिंता बहुत जायज़ है, बड़ी जायज़ है, बहुत वाजिब है। वो चिंता कि जब मुसलमान लंदन और न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, तो भारत में क्यों हार रहा है, यानी कि मुसलमान को मौका मिलना चाहिए। तो मदनियों साहब और आपके शुभ चिंतकों, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक और बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। 1940 से अब तक आपका परिवार एक ऐसे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है, बड़ा संगठन है, आज़ादी में उसका योगदान रहा। तो क्या ये 1940 से अब तक मुसलमानों का हक आपने नहीं खाया?
क्या आपके परिवार से अलग कोई काबिल व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ? क्या मुसलमान सिर्फ हिंदू को हराए तब कहीं पार्टी में या कहीं जगह बनाए वही मायने रखता है, या मुसलमानों का हक जो आप खा रहे हैं एक ऐसे पद पर बैठ करके, जो जिस पद पर बैठने के लिए आपसे भी बहुत सारे काबिल और बहुत सारे यंग लोग, ऊर्जावान लोग मौजूद हो सकते हैं, मौजूद हैं? तो क्या मुसलमानों की, अगर आप वास्तव में सच्चे हितैषी हैं, और मैं समझता हूँ हैं, मैं सभी, ऐसा नहीं है कि एक ही बात को लेकर मैं आपसे बाइस हो गया और मैं आपके कहीं विपरीत चल गया, या क्योंकि आपके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत कुछ कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन बात लॉजिकली होनी चाहिए, फैक्ट पर होनी चाहिए। जहाँ बीमारी है उसको तलाश करके इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या साथियों, इतने सालों तक जमीयत के इतिहास में आधे से ज़्यादा समय एक ही परिवार का अगर कब्जा है, और आपने पीछे अभी पिछले महीने या इसी महीने खबर पढ़ी होगी, शायद पिछले महीने, मदनी ख़ानदान की चौथी पीढ़ी को इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी अरशद महमूद मदनी साहब के 20-22 वर्षीय बेटे को बनाया गया है। यानी कि तैयारियां देखिए क्या चल रही है। मुसलमानों की चिंता अच्छी बात है, जायज़ है, लेकिन क्या मुसलमान की चिंता आप अपने स्वार्थ से कम समझते हैं? आपकी उम्र भी बहुत हो चली है, बुजुर्ग हैं आप, अच्छे हैं आप, जो अडवाणी डाले गए थे जिस लिस्ट में, आप संरक्षक मंडल में जा सकते हैं, आप मार्गदर्शक कर सकते हैं किसी ऊर्जावान और किसी अलग व्यक्ति को बिठाकर। वैसे तो जमीयत का इतिहास रहा है मदनी परिवार का, और या फिर मदनी परिवार से भी अलग कोई अगर बना है तो वो भी एक बिरादरी विशेष से बना है। जहाँ तक संघ की बात है जो 1925 में बना, और आज तक शायद 7 सर संघ चालक हुए हैं, जहाँ पर आज मोहन भागवत जी हैं। इससे पहले 6 और 7वें मोहन भागवत जी हुए। मोहन भागवत जी के बाद कौन सरसंघ चालक बनेगा कोई बता नहीं सकता, और मोहन भागवत जी से पहले जो थे उनके बाद मोहन भागवत जी बनेंगे तब तक ये भी नहीं पता था। और इन 7 सरसंघ चालकों में किसी का कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं है। परिवार तो छोड़ दीजिए, वंशवाद तो छोड़ दीजिए, तो क्यों ना वो संगठन अपने अच्छे काबिल व्यक्तियों का, जो उनकी विचारधारा है, उसी विचारधारा के जो एक्सपर्ट हैं उस विचारधारा के, कि इस विचारधारा को आगे हम बढ़ाएंगे, वो परिवार को नहीं देखता, वो काबिलियत को देखता है। और उनकी काबिलियत शायद परवान चढ़ी, और वो उस विचारधारा को 1925 में बने थे, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ादी के 78 सालों में आप समझ लीजिए आज बड़े से लेकर छोटे पद तक वही लोग विराजमान है, उसी मानसिकता के लोग विराजमान है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी बरती अपने मिशन के प्रति और अपनी विचारधारा के प्रति। और आप ईमानदारी बरत रहे हैं कि लंदन में तो बन गया, यहाँ पर क्यों नहीं बना? वो ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन लंदन में वो क़यादत के लिए नहीं बना है। वो लोगों की समस्याएं सुनकर, लोगों की समस्याएं उठाकर, वो एक मुसलमान बनकर नहीं, एक राजनेता बनकर वहाँ पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता है। और एक आप हैं कि आप उस कुर्सी से चिपके हुए हैं जिस कुर्सी पर बहुत सारे मुसलमान, काबिल मुसलमानों को सेवा करने का मौका मिल सकता था, और आपकी वंशवादी मानसिकता के चलते, आपकी स्वार्थ के चलते बहुत सारे काबिल मुसलमान उससे वंचित रहे। और न सिर्फ वे मुसलमान जो इस पद के काबिल थे वंचित रहे, उनसे जो इन भारतीय मुसलमानों का भला हो सकता था। आप भी भला कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने भला नहीं किया, आपने अपने हिसाब से भला किया होगा, लेकिन क्या आपसे ज़्यादा ईमानदार, या आपसे ज़्यादा संवेदनशील, या आपसे ज़्यादा ऊर्जावान, या आपसे ज़्यादा योग्यवान, या आपके परिवार से बाहर का कोई अंसारी, मलिक, गाड़ा, तेली, धोबी, गुर्जर क्या कोई पैदा नहीं हुआ है? तो मदनी साहब इस पर विचार जरूर कीजिएगा। लोगों से ये भी बताइएगा कि ये भारत में आप किसी भी पद से वंचित नहीं रहे हैं, सब पद आपको सुशोभित हुआ है। और आज के हालात जो हैं
वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के ये नहीं कह सकते, बहुत से सारे यहाँ पर सेकुलर पार्टियां भी हैं और सेकुलर लोग हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों से कहीं ज़्यादा सेकुलर लोग आज भी हिंदू समाज में है प्रतिशत के हिसाब से। वे आपकी आवाज़ भी उठाते हैं और वो तो खुद जीत के लाले उनके सामने पड़े हुए हैं, वो आपको जिताएं या खुद जीते, उनके खुद की चिंता इस वक्त है। वो एक विचारधारा के साइड में जो हवा बह रही है उसमें सब बह गए, सब उखड़ गए। और ऐसे समय में अगर आप भी लॉजिकली बात है या जो वास्तविकता है वो नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनने दिया जा रहा है, कोई मुसलमान जीत नहीं सकता। आप ही के परिवार में से आपके वालिद साहब, आपके बड़े भाई मौलाना अरशद मदनी साहब राज्यसभा सांसद रहे हैं बहुत बार। आपके छोटे आपके भतीजे साहब हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, वो राज्यसभा सांसद रहे हैं। सब ऐसा नहीं है। आपके परिवार को तो इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने बहुत कुछ दिया है, इस देश के सेकुलर समाज ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि इस देश में अब से पहले कुछ मुसलमान कोई जीत नहीं पाया और अब भी नहीं जीत रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हमने ऐसी देखी, 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो या इससे पहले के चुनाव हो, ऐसी सीटों से मुसलमान जीतते आए हैं जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। आज की बात मैं बता रहा हूँ मदनी साहब। और इस प्रदेश के जो देश के कई राज्यों के, चाहे उसमें बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, मुसलमान मुख्यमंत्री तक रहे हैं। और आज के समय में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कश्मीर है। सभी जितने भी आज के समय में प्रदेश हैं, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है। और इस स्थिति में 4 ईसाई, 1 सिख और 1 बौद्ध मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, जो छोटे अल्पसंख्यक समूह हैं। तो ये हवा मुसलमानों के खिलाफ क्यों बही, ये एजेंडे के तहत बहाई जा रही है या कहीं हमसे भी इसमें चूक हो रही है, इस पर चिंतन मंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह हालात आज के समय में हैं, हालात बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रहे हैं और चिंताएं हैं कि इसमें अल्पसंख्यक समूह को ज़्यादा नुकसान होता है। जब नफ़रतें फैलती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं, टकराव बढ़ता है, तो कहीं भी किसी भी जगह देश का जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूँकि मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और मुसलमानों के इन को जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा मंडरा रहा है, तो मैं समझता हूँ मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उनको इस खतरे से निपटने के प्रति ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। बहुत सारे बहुसंख्यक समाज में जो सेकुलर लोग हैं उनको बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिनको खतरा है उनको इस खतरे से निपटने के लिए अधिक गंभीर होना चाहिए, न कि कोई ऐसे बयान दें जिससे कि और खतरा बढ़े। मदनी परिवार एक संपन्न, वो इल्मी तौर पर कहें, आर्थिक तौर पर कहें, या जो उनकी स्वीकार्यता है मुसलमानों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत सारी स्वीकार्यता हैं, ऐसी बात नहीं है। पावरफुल परिवार है और उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी भी हैं देश के लिए, समाज के लिए। ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी इनके परिवार से हुए हैं और मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे उठाते भी हैं। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरह के हों, लेकिन शायद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और इन कमी के होने में एक सबसे बड़ा मैं फैक्ट जो ये मानता हूँ, जो एक पद पर एक ही परिवार के लोग वंशवाद के चलते रहते हैं और वो एक अपने निजी मान लेते हैं कि ये हमारा निजी है। ऐसा नहीं है, ये वो विरासत नहीं है जो आपकी निजी है। अच्छे लोगों को अच्छी जगह देनी चाहिए, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ चल रही है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से मुंह मोड़ रही है और जो कैबिनेट मुस्लिम विहीन हो रही है। हो सकता है अगर कोई इसी के चलते इतना नुकसान देश को हो रहा हो कि कोई काबिल मुसलमान
जिस कैबिनेट में कोई कम काबिलियत का हिंदू या दूसरा समुदाय काबिज है, अगर वहाँ पर कोई काबिल मुसलमान निकल कर के आ जाता तो शायद देश के लिए ज़्यादा अच्छा कर सकता था। जैसे कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम साहब हुए और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। तो एक तरह से ये इसके चलते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या उनकी विचारधारा दूरियां बना रही है एक बड़े अल्पसंख्यक समूह से, जिसकी 20-25 करोड़ या 30 करोड़ की आबादी अनुमानित है, अगर उनको अलग थलग कर रही है तो उनको भी सोचना चाहिए। क्या आप अब्दुल कलाम जैसे किसी होनहार व्यक्ति को नहीं खो देंगे? वो आपकी इस मुस्लिम विरोधी या आपकी मौका परस्ती की वजह से क्या ऐसे लोगों को आप खो नहीं दे रहे हैं? तो खैर, मदनी साहब और उनके चहेते और हम सबको सोचना चाहिए, और इस मुश्किल वक्त से जो नफ़रतों का दौर है, किसके द्वारा फैलाया गया, क्या निजी स्वार्थ के लिए या राजनीतिक स्वार्थ के लिए या फिर धार्मिक स्वार्थ के लिए, जो भी हो, जो हालात हैं वो वास्तव में बद से बदतर हैं, और जितना हम दे सकते हैं हमने तो देना ही होगा। दूसरा कोई त्याग करे ना करे, हमें तो त्याग करना चाहिए और मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो अपनी अच्छी राय भी दीजिएगा। 22 होकर या पूर्व ग्रह से पीड़ित होकर कोई भी सदस्य अगर कमेंट करता है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। संवाद होना चाहिए और बीमारी को ढूंढकर उसका इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।